Hello student, today we will start the political science of class 10th. Let's see what is the first chapter. The chapter 1 is the making of the Indian Constitution. देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या कारण थे उसका बनने के, क्या ज़रूरत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज. सो every country has its constitution, as we know, which is a document that contains all the basic rules and principles according to which it should be ruled. तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया जिससे हम किसी भी कंट्री को आसानी से रूल कर सकते हैं या उसको हम चला सकते हैं. ओके, इट डिफाइंस द मैकेनिज्म along with the rules and limits to be observed a government can use to resolve the problems of its people. सो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम अपने पब्लिक की प्रॉब्लम्स को आसानी से विद द रूल हम उसको सॉल्व कर सकें. ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जिसके अकॉर्डिंगली हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन या अपने देश को चलाते हैं. ओके, सो द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? सो पीपल यू थिंक फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों चाहिए हमको सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस? व्हाई डू वी नीड? बिकॉज फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ आवर कंट्री. What type of system in our country? Our country has a democratic system. The people, what is a democratic system? The people get together to create the state according to their needs and interest. So in democratic system में क्या होता है? Peoples जो होते हैं अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं. वही जो लीडर होते हैं हमारे वेलफेयर का काम करते हैं, हमारे देश को चलाने के लिए हम लोगों को अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और वेलफेयर का काम करते हैं. ठीक है, दे ऑल्सो डिफाइन अ सेट ऑफ रूल्स दैट वन स्टेट शुड ऑब्जर्व इन कैरिंग आउट इट्स फंक्शन टू इंश्योर दैट इट वर्क्स फॉर देयर इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स. और उनका ये भी जिम्मेदारी है कि वो हमारे इंटरेस्ट के लिए काम करें, हमारे फ़ायदे के लिए काम करें और हमारे जो बेसिक राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनकी वो रक्षा करें, उनको प्रोटेक्ट करें. द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस टू डिसाइड हु शुड बी गिवन द पावर टू टेक डिसीजन इन आवर सोसाइटी. सो जैसे किसी मोनार्की सिस्टम में जहाँ किंग का रूल होता है, वहाँ क्या चलता है? वहाँ डायनेस्टी चलता है. जैसे किंग का बेटा ही अगली बार फिर किंग बनेगा और वो वही रूल बनाएंगे जो वो चाहते हैं. लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है कि हम अपने लीडर को खुद इलेक्ट करते हैं, हम जिस पे ट्रस्ट करते हैं इलेक्शन के थ्रू हम उसको इलेक्ट करते हैं और वही हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है. ठीक है, वी ट्रस्ट ऑन देम एंड दे डू वेलफेयर वर्क्स फॉर अस. So, the rules and regulation which are written in the constitution book, are they rigid in the form? क्या वो rigid हैं? क्या वो change नहीं हो सकते हैं? So no, they are not rigid. They are flexible in the nature. It means they can be amended when required. जब ज़रूरत होगी हम उसको अमेंड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, हम देखेंगे टाइम टू टाइम नए नए कानून बनते हैं, पुराने कानून्स में बदलाव होता है, पुराने लॉ में एक्ट में बदलाव होता है, चेंजेस होता है. और ये चेंजेस किस पे डिपेंड करता है? चेंजेस डिपेंड करता है सोसाइटी पे. सोसाइटी जिस प्रकार से धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, वी आर नॉट सेम एज वी वर इन द 1950s. वी हैव चेंज अ लॉट. our economy has changed a lot. So according to that our society also change, and according to society our rules and regulation will also change.
Another thing, a constitution gives the state the power to create the condition to build a just society to fulfill the aspiration of the people. कॉन्स्टिट्यूशन का और क्या काम है, वो हमारे लीडर्स को पावर देती है कि वो एक जस्ट सोसाइटी बनाएं, एक ऐसा सोसाइटी बनाएं जिसमें लोगों की सारी इच्छाएं पूरी हों, लोगों को ऑल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वालिटी मिले, फ्रेटर्निटी मिले, एवरीथिंग they will get. The preamble of our constitution states that the goal of the people of India is to ensure equality, justice and liberty for all citizens, to promote fraternity among them. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या गोल है? हर कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग देश के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, सबका कुछ अपना अपना ऑब्जेक्टिव है. हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव था कि हम सबको इक्वालिटी देना चाहते थे. Whether he is rich or poor, woman or man, everyone which live in the country should get equality, justice and liberty. The new constitution that Japan adopted after its two cities were devastated by a nuclear bomb. जो जापान था, उनकी जब कॉन्स्टिट्यूशन आई, जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में. हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था. जापान के दो सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया था, न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था. उससे उबरने के बाद, उससे निकलने के बाद, जब जापान ने अपने डेमोक्रेसी बनाया, अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो उसमें इन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि वो क्या चाहते थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, टू एलिमिनेट द स्लेवरी सिस्टम, ऑपरेशन, इनटॉलरेंस, फियर, वांट एटसेट्रा फ्रॉम द वर्ल्ड. ये पूरे दुनिया से ये सब ये हटाना चाहते थे. सिमिलरली अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल में इनिशियली क्या था, फ्यूडल मोनार्की था. तो मोनार्की मतलब राजाओं का सिस्टम था. तो वो जो चाहते थे, जैसा रूल चाहते थे वैसा बनाते थे. उस समय वहाँ पे जो लोअर पीपल होते थे, लोअर कास्ट पीपल होते थे, पुअर पीपल होते, उनका बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता था, उनका राइट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता था. तो जब इन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सो दे पेड अटेंशन इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी, promote harmony and tolerance, eliminate discrimination and oppression. जो भेदभाव होता था उसको हटाया गया इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सुनिश्चित किया कि वो भेदभाव नहीं किया जाएगा लोगों के साथ. ठीक है. सो यही कारण था कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरत था. तो आगे देखते हैं. लेट्स सी फॉरवर्ड द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसकी क्या हिस्ट्री थी, कैसे बना, ठीक है, वो अब हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स बेसिक स्पिरिट इज लॉ बेस्ड गवर्नमेंट. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि वो लॉ बेस्ड गवर्नेंस होगा. मीन्स जो भी यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे, ठीक है, वो किसी राजा या महाराजा या किसी एक एलाइड क्लास या किसी व्यक्ति के मन से नहीं बनेगा, उसके विम्स एंड फैंसी से नहीं बनेगा. ये हमेशा क्या होगा, लॉ बेस्ड गवर्नमेंट होगा, जो पार्लियामेंट बनाएगी. ठीक है. और वो बाकायदा दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, तब जाके एक एक्ट बनेगा, रूल बनेगा. ठीक है. द फर्स्ट सच लॉ फॉर इंडिया was passed by the British Parliament called the Regulating Act in 1772. तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया तो आए थे, लेकिन किसके नाम से आए थे? दे नॉट केम हियर फॉर रूल, दे जस्ट केम हियर टू डू बिजनेस. वो बिजनेस पर्पज से आए थे. ठीक है. वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ भी उस समय जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उनसे परमिशन लेके ट्रेडर्स आए थे यहाँ पे जस्ट अपना बिजनेस सेटअप करने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने, बिजनेस करने आए थे. ठीक है.
तो वहाँ से जो भी यहाँ आता था, धीरे धीरे बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में जाकर इन्होंने क्या किया है, उसको यहाँ पे लोग कंट्रोल करना चालू किया। तो जब ये यहाँ पे रूल कर रहे थे तो रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहला एक्ट पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि ब्रिटेन ही हमको रूल कर रहे थे, तो वहाँ के पार्लियामेंट से ये पास हुआ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1772। तो तब तक क्या था, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया के लार्जर पार्ट पे अपना कंट्रोल कर चुकी थी। ठीक है। दिस लॉ लेट डाउन हाउ इट वाज टू एडमिनिस्टर इंडिया एंड हाउ इट शुड बी आंसरेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये लॉ क्या करता था, ये जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उनको एडमिनिस्टर करता था कि वो आंसरेबल है कहाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, ये पहला एक्ट पास हुआ। फिर आगे देखते हैं। एट द एंड ऑफ द 19th century, Indians were given a limited political role by being allowed to contest election to municipality and other local bodies। धीरे धीरे जब डिमांड बढ़ी, यहाँ के एजुकेटेड जो इंडियंस लोग थे उनकी डिमांड बढ़ी कि वो भी इस पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं। तो एट लास्ट इन द 19th century ब्रिटिश मान गए और उन्होंने जो लोअर म्यूनिसपैलिटी, जो लोकल बॉडीज होते हैं, उनमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का उन्होंने परमिशन दे दिया। ठीक है। आफ्टर 1885 द फ्रीडम फाइटर डिमांडेड ए बिगर पॉलिटिकल रोल इन द गवर्नमेंट। 1885 के बाद इन्होंने क्या किया, बिगर रोल मांगते थे, क्योंकि हमारा देश था, इंडियंस का देश है, इंडियंस को रूल करना ज़रूरी है। ओके। सो धीरे धीरे ब्रिटिश ने इनको पावर देना चालू किया, बट पावर स्टिल ले इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, विद द फाइनल अथॉरिटी बीइंग इन द वायसराय एंड द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंस। तो इन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पावर तो दे दिया इंडियंस को, लेकिन अभी भी जो हायर पोस्ट है, जैसे वायसराय का पोस्ट था या गवर्नर ऑफ किसी प्रोविंस का गवर्नर का पोस्ट था, वो अभी भी किसके हैंड में था, ब्रिटिशर्स के हैंड में था। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडिया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द कंट्री आर मूविंग टुवर्ड द डेमोक्रेसी। सारे कंट्री इंडिपेंडेंट होना चाहते थे और सब डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। ठीक है। सो इंडिया में भी उसका एक वेव स्वेप्ट हुआ। ठीक है। इंडिया भी अपना क्या चाहता था कि एक इंडियन गवर्नमेंट बने। ठीक है। और क्या हो, यूनिवर्सल सफरेज मिले, लोगों को वोटिंग राइट्स मिले। ठीक है। सो इन 1928 India's political party jointly constitute committee under the chairmanship of Motilal Nehru to draft a constitution for the India। ठीक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई गई जिसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया। ठीक है। इस कमेटी ने 10 अगस्त 1928 को इन्होंने क्या किया, इस रिपोर्ट को सबमिट किया ब्रिटिश के सामने। इस रिपोर्ट के क्या मेन प्रोविज़न थे, पहला देखते हैं। एन ऑटोनोमस गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय ऑल अडल्ट मैन एंड वुमेन। ये क्या चाहते थे, पहला कि एक हमको एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चलाने का मौका मिले। वो अभी भी टोटली इंडिपेंडेंट नहीं चाहते थे, बट वो ब्रिटिश का डोमिनियन के अंदर काम ही करना चाहते थे अभी भी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी। तो इंडिया में एज वी नो कि बहुत डिफरेंट कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका राइट्स का प्रोटेक्शन हो, ये चाहते थे। थर्ड पॉइंट, सिटीजन्स राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, सेकुलरिज्म, ये सब भी ये लोग चाहते थे। फोर्थ पॉइंट था इनका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये इनका चौथा प्रोविज़न ये था कि वो स्टेट बनाना चाहते थे लैंग्वेज के बेसिस पे,
कि अलग लैंग्वेज वालों का अलग स्टेट हो, जिससे वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, 1928 के बाद देखेंगे कि जो ये फ्रीडम स्ट्रगल का जो वार चल रहा था इंडिया के अंदर, ये मोमेंटम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा। ठीक है, तो ब्रिटिश को जब थ्रेटनिंग हुआ तो इन्होंने अगेन ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया। ठीक है, जिसने इस एक्ट ने क्या दिया, विच ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस एंड हैड लिमिटेड प्रोविजन फॉर इंडियंस टू फॉर्म प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अब इंडियंस को थोड़ा ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी, तो थोड़ी ज़्यादा आज़ादी दे दी। ठीक है, अपना प्रोविंशियल इलेक्शन में लड़ने के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं अभी भी, but the 1935 Act also differed in some important aspects from the constitution that independent India later adopted। तो 1935 में बहुत कुछ एक्ट में बहुत कुछ ऐड किया गया था इंडिया के लिए, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें थी जो अभी भी इंडिया के फेवर में नहीं था। जैसे इलेक्शन में केवल 10% इंडियंस ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, एज का जो लिमिटेशन था, आज जो हम 18 ईयर्स जो हम वोटिंग हमको राइट मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पहले क्या था, 21 ईयर था। ठीक है, और इस एक्ट में और क्या था कि जो अलग अलग रिलीजन्स के जो लोग थे उनके लिए अलग से सीट रिजर्व था। जैसे मुस्लिमों के लिए अलग सीट था, सिख के लिए अलग था, क्रिश्चियंस के लिए अलग सीट रिजर्व था। और इसमें बड़ी बात ये थी कि इन सीटों पे केवल उसी रिलीजन के लोग ही वोट अपना कास्ट कर सकते थे। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द इलेक्टेड गवर्नमेंट हैड ओनली लिमिटेड ऑटोनॉमी बिकॉज British Viceroy and governors retain the power to dissolve the elected assembly and dismiss the government or veto any law enacted by assembly। ठीक है, अभी भी जो पावर था किसके हाथ में था, गवर्नर्स और वायसराय के हाथ में था। इन्होंने यह पावर अभी भी अपने हाथ में रखा है कि ये कभी भी असेंबली को, इलेक्टेड असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, उनकी बात को डिसमिस कर सकते हैं। सो वी सी दैट हेंस द इलेक्टेड गवर्नमेंट was still not fully independent of the British control। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। In 1937, the Congress Party gained a majority in the most of the provincial assembly election। Okay, but this system of dual government did not last for long। By 1942, the Quit India movement had gained momentum, and the sustained hostility of the people of the British rule soon left Britain with no other option but to grant independence and quit the country। हम देखते हैं कि 1942 में इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो चुका था। ठीक है, सो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 1939 में, 1939 टू 1945। सो ड्यू टू द वॉर ब्रिटिश सफर्ड अलॉट, उस ब्रिटिश को बहुत नुकसान हुआ था। सो दैट इज़ वाई ब्रिटिश और इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा था, और पूरे कंट्री में, पूरे देश में, वर्ल्ड में बात हो रही थी कि हर कंट्री को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। इस वजह से ब्रिटिशर्स को इंडिया को छोड़ना पड़ा। ठीक है, नाउ सी, नाउ लेट्स सी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट्स फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी और इसका फंक्शन क्या था। ठीक है, तो 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट मिशन को सेंड किया इंडिया में, किसके लीडरशिप में, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के लीडरशिप में उसको चेयरमैनशिप में यहाँ भेजा गया, ताकि इंडिया में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सिस्टम बनाया जा सके, वो इंडिया का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प कर सकें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी
इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि इलेक्शन तो डायरेक्ट इलेक्शन पूरे इंडिया लेवल पे हुआ नहीं था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वही लोग इलेक्टेड थे जो प्रोविंशियल इलेक्शन में जीते हुए थे, ठीक है। प्रोविंशियल इलेक्शन में जितने भी इलेक्टेड मेंबर थे उन्होंने मिलकर और बाकी लोगों का इलेक्शन किया, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। टोटल 292 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए गए, जो कि पूरे 11 प्रोविंसेस से थे, ठीक है। इन्होंने ही मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये जो इलेक्शन चालू हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो मेंबर जो इलेक्ट किए जा रहे थे 1946 में, ठीक है। 1946 में, अभी 1947 आने वाला था, ठीक है। उससे पहले ही क्या हुआ, कम्युनल राइट्स चालू हो गए। किस लिए? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को आप जानते ही हैं, उनके लीडरशिप में ये बात आई कि वो चाहते थे कि देश का बाइफरकेशन हो। किस बेसिस पे देश का बाइफरकेशन किस बेसिस पे हुआ? रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। वो सोचते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में शायद मुस्लिमों को उतना राइट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए वो चाहते थे कि एक धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर एक नया कंट्री बनाया जाए। लेकिन कोई भी इंडियन लीडर इसके लिए सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए पूरे देश में क्या हुआ, कम्युनल राइट्स होने लगे, लोग एक दूसरे को मारने लगे जान से। तो मजबूरी में आकर गांधी जी ने कह दिया कि ठीक है, हम इंडिया का बाइफरकेशन करेंगे और इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्री बनाएंगे, ठीक है। So when the Constituent Assembly meet for the first time on December 9, 1946, it was not clear whether India would remain one country or bifurcated. It was also not clear whether the princely state would accede to India or form independent states, ठीक है। तो उस समय ये 1946 में ये भी दिसंबर तक कुछ क्लियर नहीं था कि इंडिया एक रहेगा या अलग अलग हो जाएगा। और जो भी प्रोविंस जो नए नए इंडिपेंडेंट हो चुके थे उनको भी ये कहा गया था कि वो अपना एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हैं या चाहे तो इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाय फरवरी 1947 अब तक क्या हो चुका था, ये क्लियर हो चुका था ड्यू टू इतना ज़्यादा जो कम्युनल राइट्स हुआ। उसके बाद अब फरवरी 1947 आते हैं तो ये क्लियर होगा कि इंडिया को हमको डिवाइड करना पड़ेगा इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेट थे उनके पास ऑप्शन था, या तो वो ज्वाइन करें इंडिया को या तो पाकिस्तान को, ठीक है। इसीलिए एक साइड अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगा हुआ। दूसरी साइड हमारे जो लीडर्स थे इंडिया के और पाकिस्तान के, वो इन प्रिंसली स्टेट जो थे, प्रोविंसेस थे, इनको अपने साइड करना चाहते थे। जिन्ना चाहते थे कि मोस्ट ऑफ द प्रोविंस शुड बी मर्ज इनटू पाकिस्तान, और इंडियंस चाहते थे कि सारे जो भी बड़े बड़े प्रोविंस हैं या सारे जो भी प्रोविंस है वो इंडिया के साथ ही रहें, ठीक है। तो ये 2 काम चल रहा था एक साथ। तो ये इनका जिम्मा दिया गया मोतीलाल नेहरू जी को, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे अदर प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस किया कैरेट एंड स्टिक मेथड से, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गए, तो डिवाइड होने के बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर को एक्वायर करने के लिए उस पर अटैक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद से जब अटैक हुआ, इसकी भी एक लंबी कहानी है, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस लेटर। तो इसके बाद से वहाँ एक डिमार्केशन कर दिया गया, बाउंड्री खींच दी गई, ठीक है, LOC, जिसको आज भी उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं द वर्किंग ऑफ द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहा था। तो इसके लिए इन्होंने अलग अलग कमेटी बना दी थी, जैसे
यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी, फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी कमेटी, नेशनल फ्लैग कमेटी। ठीक है, तो अलग अलग कमेटी अपना अपना काम कर रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। और इनका जिम्मे ये भी था कि ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं उस पर वाइडली डिस्कशन किया जाता था, पब्लिक फोरम में लाया जाता था। कैसे? उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता था ताकि नॉर्मल आम आदमी भी उस पर अपना राय दे सके, डिस्कस कर सके उस बात पे। ठीक है, तो जो इसका एवरी सिंगल आर्टिकल जो था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि जाहिर सी बात है 292 पीपल हैं, कोई उसके पॉजिटिव साइड बोलेगा, कोई नेगेटिव साइड बोलेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया, वोटिंग हुआ, तो मोस्टली जो फेवर में गया तब जाके उनको प्रोविज़न को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया। ठीक है, देखते हैं अब। द ड्राफ्टिंग कमेटी आल्सो स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं तो हम जानते हैं हमारा कंट्री तो अभी नया नया इंडिपेंडेंट हुआ है, लेकिन हमसे पहले बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री हैं जो पहले ही इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा क्यों ना हम उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और उनमें जो भी प्रोविजंस हो उसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे लगाएं। तो ऐसे ही लगभग 60 कंट्रीज जो थे जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन को बाकायदा पढ़ा गया, वहाँ के एक्सपर्ट को बुलाया गया, उस कंट्री के उनसे डिस्कस किया गया और उसको सेम टू सेम नहीं बट इंडिया के फॉर्म में, इंडिया के अकॉर्डिंगली उसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन सितंबर 17, 1948 आ चुका है। अ प्रपोजल वाज पास टू ट्रांसलेट द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। कुछ लोगों ने बोला कि इसको हिंदी में भी, क्योंकि इंग्लिश में ही सब कुछ हो रहा था, हिंदी में भी बनाया जाए और बाकी भी जो भी लोकल लैंग्वेज हैं इंडिया की उनमें भी इनको कन्वर्ट किया जा सके ताकि कॉमन पीपल इसको पढ़ सकें, समझ सकें। दिस ड्राफ्ट कंटेन 243 आर्टिकल्स एंड 13 शेड्यूल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली बनाने में कितना समय लगा? इट टुक 2 years 11 months and 18 days to complete the constitution. Now see values and ideals of the preambles. In the preambles हमारे preamble बनाया गया है। It is actually the preface। सबसे पहले पेज में आपको प्रियम्बल मिलेगा। प्रियम्बल एक्चुअली में है क्या? ये एक गाइडिंग लाइन से समझिए इसको ऐसा कि जब भी हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफिकेशन करेंगे या कोई नया रूल ऐड करेंगे या कोई नया एक्ट लाएंगे, हमारा जो बेसिक होगा प्रियम्बल उसको ध्यान में रख के ही करेंगे। समझ में आ रहा है? इस जैसे अगर हम कुछ नया रूल्स बना रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना होगा क्या वो रूल जो है वो सेकुलर है कि नहीं, क्या वो किसी एक विशेष धर्म के लिए है। तो अगर है तो वो गलत हो जाएगा, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा प्रियम्बल क्या करता है कि हमारा जो भी रूल्स बनेगा वो सेकुलर होना चाहिए। तो इसमें हम जो आप ब्लू कलर का जो देख रहे हैं सोशलिस्ट सेकुलर जो लिखा हुआ है एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये इनिशियली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड it was not written, it is modified, it is amended and written later in 1977. okay, 1977 में अमेंडमेंट करके सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड को और ये जो नीचे एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन लिखा गया है इसको ऐड किया गया। ठीक है, तो देखते हैं हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सबसे पहले देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है, किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारे और आपकी, वी कॉमन पीपल की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन लीडर्स को भेजा इलेक्ट करके, वो हमने ही भेजा है। तो वो जो रूल्स बना रहे हैं
वो हमारे लिए ही है, हमको ही उसको अडॉप्ट करना है, उसको डेली लाइफ में लेके आना है, इनेक्ट करना है। ठीक है, सो इसका मतलब यही है कि जो भी रूल्स बन रहे हैं हमारे लोग ही बना रहे हैं, और किसके लिए बना रहे हैं, वो हमारे लिए ही बना रहे हैं। ठीक है, द फ्राइज क्लैरिफाइज 3 पॉइंट समझ में आता है इससे, दैट द पीपल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी विथ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कंट्री ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारा जो रूल्स होगा वो कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा। सेकेंड पॉइंट, दैट द क्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर पीपल, हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन को किन्होंने बनाया है, जो लीडर, जो पीपल हैं, जिनको इलेक्ट हम ही ने किया है। ठीक है, तो ये किसका विल हुआ, ये हमारा विल ही, हमारी इच्छा से ही बना है। तो जो भी रूल्स बने हैं, नियम बने हैं, उसको हमको सबको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, दैट द अल्टीमेट सॉवरेन पावर इन डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल। सो डेमोक्रेसी में जैसा हम जानते हैं फाइनल पावर किसके पास है, हाँ, कॉमन पीपल के पास है। क्यों, कैसे, बिकॉज वी चूज द एनी लीडर, किसी भी लीडर को हम ही चूज करते हैं, हम ही इलेक्ट करते हैं। every 5 year we can change the leader, if we don't like him, if we not do the work in our favor, we can change him. So this is the power of democracy, कि पावर किसके पास है, पब्लिक के पास ही है। ठीक है, इन अदर वर्ड डॉक्टर अम्बेडकर सेड, द प्रीएम्बल मेक इट क्लियर दैट द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल। प्रीएम्बल क्या क्लियर कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका सोर्स क्या है, हमारे पीपल ही हैं, क्योंकि पीपल्स ने ही हमारे लोगों को, लीडर्स को इलेक्ट किया है। वो जो इलेक्टेड लीडर हैं हमारे वेलफेयर के लिए ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब क्या है। ठीक है, इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री नाउ, अर्लियर इंडिया वाज अ कॉलोनी। कॉलोनी किस, इंडिया पहले क्या थी, एक कॉलोनी थी। किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, जो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकती थी। हम वही काम कर सकते थे जो हमको ब्रिटिशर्स कहते थे, वो जो कहते थे वही रूल्स चलता था। लेकिन आफ्टर 1947 हम क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। तो अब हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। इंडिया खुद एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कंट्री है, वो जो भी रूल्स लेगा अपने दम पे लेगा, कोई भी अदर कंट्री इस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, द पावर एंड अथॉरिटी डू नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, कहीं और से हमको पावर नहीं मिल रहा है। अब ब्रिटेन का कोई रूल नहीं है, किसी और कंट्री का कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं वी आर ए सॉवरेन कंट्री। सेकंड पॉइंट, सोशलिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स that India will strive to annihilate social and economic inequality. As we know, in our country still there is large gap between poor people and allied class people. Rich is becoming richer, poor and becoming poorer. So इसी गैप को दूर करने के लिए हमने क्या अपनाया था, सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाया था। अर्लियर क्या था कि हम जैसा जानते हैं कि लैंड लॉर्ड सिस्टम ज़्यादा था, जमींदारी सिस्टम ज़्यादा था। मोस्ट ऑफ द लैंड वर इन द हैंड्स ऑफ द लैंड ओनर्स, जो कि बहुत पॉपुलेशन जिनकी कम थी और उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो इसलिए सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाया गवर्नमेंट ने। ठीक है, तब जाके, ताकि इस लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके सारे पीजेंट्स को, कॉमन पीपल को, ताकि वो भी एक डिग्निटी वाला लाइफ जी सकें। ठीक है, तो ये जो वर्ड सोशलिस्ट इसलिए 1977 में ऐड किया गया था अमेंडमेंट के थ्रू। इसके बाद से ही लैंड रिफॉर्म किया गया और लोगों को लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो सोशलिस्ट का मतलब यही है कि सबको सोशल रूप पे सबको बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। नेक्स्ट, सेक्युलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर हियर। इफ यू टॉक अबाउट अदर कंट्री where there is only one religion like Christianity, can we talk about something about secular there?
No, because they have a religion. The country has a religion as Christianity, but in India there are so many religion, and India adopted that no religion will be सुप्रीम. कोई भी रिलीजन यहाँ सुप्रीम नहीं होगा. यहाँ पे सारे रिलीजन और या फिर सेक्ट जो भी हैं उनको बराबर का हिस्सेदारी होगा. ठीक है. और किसी भी रिलीजन के साथ, किसी भी रिलीजन वालों के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. रिलीजन के बेस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके साथ. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वो सबके लिए बनेंगे. ठीक है. सबको इक्वालिटी मिलेगा, सबको सोशल बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक मीन्स all the leaders which we elect are elected by the common people, है ना. It is the government system in which all the powers come from people. People only elect their representative for a fixed interval of time through universal adult franchise. जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी सेट किया गया, पहले क्या था 21 ईयर्स था, अब क्या हो गया है 18 ईयर्स. मतलब those who have completed 18 years can go for vote. Okay, they can participate in voting system. ठीक है. डेमोक्रेटिक का और मीनिंग क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम होगा. केवल एक ही पार्टी नहीं होगी जो केवल पार्टिसिपेट कर सकती है इलेक्शन के लिए. कई पार्टियाँ हो सकती हैं, उनमें कई लीडर हो सकते हैं. ठीक है. कोई भी इलेक्ट हो रिप्रेजेंट कर सकता है अपने पार्टी को. इलेक्शन में पब्लिक जिसको ज़्यादा वोट देगी वो इलेक्टेड हो जाएगा. तो ये था डेमोक्रेसी. नेक्स्ट इज रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो भी इलेक्टेड हो. अब इसकी क्या ज़रूरत है ये रिपब्लिक ऐड करने की? डेमोक्रेटिक का मतलब तो यही है. लेकिन जैसे अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, ब्रिटेन में क्या सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है. मीन्स वहाँ जो हेड ऑफ द कंट्री है वो होते हैं किंग या क्वीन होते हैं. ठीक है. जैसे हमारे यहाँ हेड कौन है, प्रेसिडेंट है. वहाँ पे कौन है, किंग या क्वीन होती है. ठीक है. जो वहाँ पे हेड है किंग या क्वीन, वो किस बेसिस पे बनते हैं, डिनेस्टिक बेसिस पे. मीन्स जैसे किंग एलिजाबेथ वन थी, फिर उसके बाद किंग एलिजाबेथ टू आई, तो उन्हीं के बच्चे ही बनते जाएंगे. वो पोस्ट जो है वो फिक्स है. लेकिन रिपब्लिक कंट्री होने का मतलब क्या है कि जो हेड ऑफ द कंट्री होगा, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो भी क्या होगा, इलेक्टेड होगा. जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट को हर 5 साल में इलेक्ट किया जाता है. ठीक है. इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. इसका मतलब ये है, रिपब्लिक का मतलब है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो भी क्या होगा, वो उसको इलेक्ट किया जाता है. आगे देखते हैं. फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजन एंड वर्शिप. और क्या दे रहा है हमारा प्रियम्बल हमको? फ्रीडम ऑफ थॉट, हम जो चाहे हम सोच सकते हैं. whatever we want we can think, nobody can stop us from thinking. We expression, we can express ourselves but by non violent method. if we are not satisfied with the government policy, गवर्नमेंट का पॉलिसी हम सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ रियल उनके रूल्स रेगुलेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम उसको अपोज कर सकते हैं, बट वायलेंटली नहीं करना है, तोड़ फोड़ नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट, बिलीफ, रिलीजन एंड वर्शिप. हम जिस पे चाहें बिलीव कर सकते हैं. ठीक है. जिस धर्म पे चाहें बिलीव करना चाहें बिलीव कर सकते हैं. हमको कोई फोर्सफुली रिलीजन कन्वर्जन नहीं करा सकता है. ठीक है. हमारे मेथड ऑफ वर्शिप में हम जिस प्रकार से चाहें अपने गॉड को पूजा कर सकते हैं. हम चाहें तो पत्थर की पूजा करें, हम चाहें तो लकड़ी की पूजा करें. नोबडी कैन स्टॉप अस टू डू सो. ओके. नेक्स्ट इज equality of status and opportunity. When we talk about equality of status and opportunity, status means as we see there is elite class, poor class. So there is a
चेंज इन देयर इकोनॉमिक लेवल, ठीक है, उनके इकोनॉमिक लेवल में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेटस डिफरेंस, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि हमको सबको बराबर का स्टेटस देना है। जैसे जैसे रसिया में क्या है, सोशलिज्म चलता है। उन्होंने क्या किया है, ना कोई ज़्यादा अमीर होता है ना कोई गरीब होता है, सब बराबर हिस्सेदार होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इंडिया में भी यहाँ की गवर्नमेंट क्या चाहती है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस हो एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब अब सबको बराबर का मौका मिलना होगा। जैसे सपोज़ कोई जज बनना चाहता है, तो जज बनना चाहता है तो उसके लिए एक आपको डिग्री होनी चाहिए। डिग्री कोई भी, वो पुअर हो, रिच हो, मैन हो, वुमेन हो, एबल हो, डिसेबल्ड हो, कोई भी वो डिग्री पढ़ाई करके पा सकता है, फिर वो उस जज के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सबको अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटी दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या करता है, इसका हमको ये लीगल राइट देता है, ये हमको अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी। किसी को भी किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है, किसी भी बेसिस पे, या रिलीजन के बेसिस पे, या कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो किसी भी नेशन को बिल्ड करने के लिए एवरी इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो हर इंडिविजुअल की एक डिग्निटी होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। हमको उसको ध्यान में रखते हुए अपने कंट्री में क्या करना है, यूनिटी बना के रखना है, आपस में ब्रदरहुड का सिस्टम डेवलप करना है, एक दूसरे की हेल्प करना है, हार्मोनी क्रिएट करना है, म्यूचुअल कोऑपरेट करना है एक दूसरे को, ताकि हमारा कंट्री क्या हो सके, एक इंटीग्रिटी फॉर्म कर सके और फॉरवर्ड आगे एक डेवलप्ड नेशन बन सके, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि वी वांट देम टू हैव fraternal relationships to support each other to build a united nation, but at the same time it will not be a nation where the individual has no place, where only the nation is considered to be supreme. हमको नेशन को सुप्रीम बनाना है, इंटीग्रिटी देना है, ठीक है, लेकिन हमको इंडिविजुअल को भी डिग्निटी देनी होगी। अगर हम केवल नेशन के बारे में सोचेंगे, जैसे जर्मनी में वो लोग क्या थे, अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे। नेशन के अगेंस्ट में कोई कुछ बोलता था, या फिर लीडर जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हुआ करते, हिटलर के अगेंस्ट में कोई कुछ बोलता तो वो लोग उसको मार दिया करते थे, ठीक है। तो ऐसा भी अल्ट्रा नेशनलिस्ट भी हमको नहीं बनना, हमको इंडिविजुअल की भी डिग्निटी रखते हुए, उसकी बात को सुनते हुए नेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। सो द preamble inscribes our constitutional values which are on the basis on which the government functions and which every citizen must live up and protect। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमको ये सब सुविधाएं देती है तो हमको इसको फॉलो करना चाहिए, सो हम जिससे हमारा देश में एक हार्मनी का सिस्टम डेवलप हो, ठीक है। इन दिस मैनर दिस चैप्टर इज ओवर नाउ, वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर विच इज the constitution, government system and their social concern in later classes. I hope you enjoyed the session. Thank you.